मनुष्य ने अपने मस्तिष्क विकास के प्रक्रम में बहुत सारे विकास कार्य किए हैं, बहुत सारे आविष्कार किए हैं, बहुत सारी खोजें की हैं, बहुत सारे निर्माण कार्य किए हैं। इनमें से अधिकतर मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति करती हैं सामान्यतः। लेकिन वहीं दूसरा पक्ष भी यह है, जिस तरह से एक चाकू होता है, उससे आप सब्जी काटते हो, सब्जी काटने के लिए ही बना रहता है, वो अन्य घरेलू कामों के लिए बना रहता है। लेकिन उसका दूसरा पक्ष यह भी है कि उसी चाकू से आप किसी की गर्दन भी काट सकते हो या अपनी गर्दन भी काट सकते हो। आपका हाथ भी उस चाकू से वही ज़रूरत वाला काम करते वक्त कट सकता है। तो इसी तरीके के बांध हैं। बांध दरअसल मानव की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, सिंचाई की ज़रूरत हो गई, प्यास हो गई बुझाने के लिए, या फिर बाढ़ आ गई उससे सुरक्षा के लिए बांधों का निर्माण हुआ। बहुउद्देशीय परियोजनाएं होती हैं या फिर किसी विशेष उद्देश्य के लिए बन सकता है। कोई बांध सिर्फ विद्युत उत्पादन के लिए भी बन सकता है या फिर बहुत सारे उद्देश्यों के लिए भी बन सकता है। अक्सर ये बहुउद्देशीय ही होते हैं। जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे श्री जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत प्रयास किए बांधों के निर्माण के लिए और इसको उन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी बांधों को। आइए हम देखते हैं कि बांधों से संबंधित मुद्दे क्या हैं, बांधों से किस तरह के विनाश की संभावना है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है। विभिन्न आयोग बने होंगे या कोई समिति बनी होगी, कुछ सुझाव मिले होंगे या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा, संगठन होगा, समिति होगी जो इस पर कार्य करती होगी, इस पर अध्ययन करती होगी, आकलन करती होगी और सुझाव देती होगी। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, पेपर 1 और पेपर 3 दोनों के लिए महत्वपूर्ण है और निबंध के लिए। तो बांध पानी को रोकने के लिए एक नदी या धारा पर निर्मित संरचना है। बांध क्या है? पानी को रोकने के लिए एक नदी या धारा पर निर्मित संरचना है। और ये पानी क्यों रोका जाएगा? इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसा हमने शुरुआत में चर्चा की। सदियों से बांधों का निर्माण विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करके किया गया है। कभी जब बहुत कम विकास हुआ होगा तो पेड़ पौधे या फिर पत्थर बड़े बड़े रख करके, बाद में जो पक्की ईंटें हैं उनका प्रयोग, पक्की दीवारें बना करके, तो जैसे जैसे अभी लोहे का भी प्रयोग, स्टील का भी प्रयोग किया जाता है। तो जैसे जैसे मानव विकास, जिस तरह का बजट है उस हिसाब से काम होता है। प्राचीन बांध निर्माताओं ने प्राकृतिक सामग्री जैसे चट्टानों या मिट्टी का इस्तेमाल किया, जबकि आज अधिकांश बांध कंक्रीट का उपयोग करके बनाए गए। भारत में बांधों की बात करें तो भारत में 4407 बड़े बांध हैं, जो कि चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पे है बड़े बांधों की संख्या में। छोटे बांधों की गिनती नहीं है, बहुत सारे छोटे बांध हैं। उत्तराखंड में टिहरी बांध भारत में भागीरथी नदी पर बना सबसे ऊंचा बांध है भारत का। महानदी पर बना उड़ीसा का हीराकुड डैम जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। तमिलनाडु में कल्लनई बांध भारत का सबसे पुराना बांध है। यह कावेरी नदी पर बना है और लगभग 2000 वर्ष पुराना है। राजा महाराजाओं के समय यह बनाया गया था। बांधों का महत्व, स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत होते हैं। सबसे पहली बात तो कि बांध स्वच्छ ऊर्जा के स्रोत हैं। कई देशों ने महंगे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए बांधों को अपनाया है। भारत भी इसके लिए प्रयासरत है लगातार। सिंचाई के लिए बांध और जलमार्ग जल को संचित कर, जल को रोक करके, चाहे वो वाहित जल हो, नदियों का हो या फिर वर्षा से जो बाढ़ आती है उसका जल हो, जल को संचित कर सिंचाई के लिए जल प्रदान करते हैं ताकि किसान पानी का उपयोग फसलों को उगाने में कर सके। उन क्षेत्रों में जहां पानी और बारिश प्रचुर मात्रा में नहीं होती है, जैसे रेगिस्तान की तरह, जैसे राजस्थान है, नदियों और बांधों के जल का उपयोग नहरों द्वारा सिंचाई करने के लिए ही किया जाता है। बाढ़ को रोकने में सहायक है। बांधों को अगर उचित ढंग से योजना के तहत बनाया जाए तो इनसे बाढ़ को रोकने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये जल को रोकते हैं ताकि जल के बहाव की खतरनाक स्थिति न उत्पन्न होने पाए। अतिरिक्त जो नदियों का जल है वो बांधों की तरफ मोड़ा जा सकता है। पेयजल का स्रोत, तो बांधों में जमा जल को पेयजल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है।
बांधों के कारण उत्पन्न क्या जोखिम होते हैं, ये तो बांधों के उपयोग हो गए। क्यों बांध बनाए जाते हैं, क्या उनकी आवश्यकता क्या, महत्व क्या है, जोखिम क्या है। तो हालांकि बांधों के परिणाम स्वरूप समाज को कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, लेकिन इसका दूसरा पक्ष है कि उन्हें नदी पर की वन्य जीव, मछलियों के आवास और अंततः मनुष्यों के लिए सबसे बड़े खतरे के रूप में देखा जाता है। आज कहा जाता है कि टिहरी डैम अगर टूट जाए तो लगभग पूरा उत्तर भारत जो है वो डूब जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तबाही मच जाएगी। ठीक, तो ये अगर हमें इतनी सारे हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं, जरूरी हैं, तो इनकी सुरक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर ये किसी कारणवश टूटने का खतरा है तो उसके लिए भी सुरक्षा उपाय क्या हो सकते हैं, इस पर भी सोचने को हमें मजबूर करते हैं। जिस तरह से परमाणु रिएक्टर्स हैं, अगर उससे भारी मात्रा में रिसाव हो जाए तो मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। तो उससे क्या बचाव हो सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी या किस तरह से उसे और ज़्यादा सुरक्षित रखा जाए रिएक्टर्स को, इस पर विचार करना आज की आवश्यकता है। और आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सोचेंगे, आवश्यकता है, तभी तो आविष्कार होगा। जलीय जीवन पर प्रभाव, तो बांध मछलियों के प्रवास में बाधा उत्पन्न करते हैं और मत्स्य अंड समूह के निवास स्थान तक पहुंचने, खाद्य संसाधनों की तलाश करने और शिकार से बचने की उनकी क्षमता को भी सीमित करते हैं। जलीय जीव स्थिर प्रवाह क्यों क्यों सीमित करते हैं? क्योंकि जल का ये अप्राकृतिक प्रयोग है, जल की धारा का अप्राकृतिक प्रयोग है। तो जो प्रकृति ने दिया है, संतुलन जो उत्पन्न किया है, जो संतुलन हमें प्रोवाइड किया है, उसमें जो नियत वर्ग हैं हमारे, उनको करना ज़्यादा आसान होता है। अगर हम अप्राकृतिक कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से वो कठिन होगा, दुष्कर होगा। तो जलीय जीवन पे इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। जलीय जीव स्थिर प्रवाह पर सक्रिय रहते हुए उत्पादकता बनाए रखते हैं, जबकि स्थिर जलाशय मछलियों को भटकाते हैं और उनके प्रवास की अवधि को काफ़ी बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है नदियों के मार्ग में बाधा। बांध और जलाशय जल निकायों के प्रवाह के लिए भौतिक बाधाएं उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये जल निकायों को खंडित करते हैं। जो जल निकाय हैं उनको ये खंडित करते हैं, जिससे उनका मौसमी प्रवाह प्रभावित होता है। कहीं कहीं सूखा, जो नदियां हैं कहीं कहीं सूखने का खतरा मंडरा जाता है। वे नदियों के कार्य करने के तरीके और जाल तलछट को बदलते हुए रॉक रिवर बैंड्स को भी काटते हैं, जहां मत्स्य अंड समूह होते हैं। तो इससे इनका भी जीवन प्रभावित होता है। बजरी, लॉग तथा अन्य महत्वपूर्ण भोजन और निवास सुविधा भी बांधों के कारण बाधित हो सकती है। यह अधिक जटिल आवासों के निर्माण और रखरखाव को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। एक खतरनाक बुनियादी ढांचा, इसके बारे में हमने चर्चा की हुई है कि बड़े बांधों को मानव जीवन, बड़े पैमाने पर आजीविका के नुकसान और विफलता की स्थिति में अगर विफल हो जाए, टूट जाए कोई डैम, तो विनाश की आशंका के कारण उच्च खतरे वाला बुनियादी ढांचा माना जाता है। कुछ वर्ष पहले उत्तराखंड में आई बाढ़ के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के चलते ग्लेशियरों के पिघलने के कारण उत्पन्न हुई थी। लेकिन बुनियादी ढांचे अर्थात हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं, उनके निर्माण से ज़्यादा भयानक बना दिया गया था, इसको बड़ी आपदा बना दिया था। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जो बड़े पैमाने पर ब्लास्टिंग, पेड़ों का कटान और टनलिंग का उपयोग करते हैं, निश्चित रूप से इनका प्रभाव एक अनुपात में जुड़ जाता है और इस तरह से ये विनाश में एक बल गुणक बन जाते हैं। मतलब थोड़ा सा विनाश होता है, लेकिन ये विनाश को कई गुना बढ़ा देते हैं। यह निर्माण चोपड़ा समिति की सिफारिश के खिलाफ था। ध्यान रखिएगा, चोपड़ा कमेटी बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने चेतावनी के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी, जिसको अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि उत्तराखंड राज्य में हिमनद निवर्तन की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो पन बिजली उत्पादन और बांधों के लिए निर्मित संरचनाओं के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर आपदाओं का कारण बन सकता है। ग्लोबल वार्मिंग कारण हिमनद पिघल सकते हैं, उनसे जो जल का आधिक्य हो जाएगा उसके कारण, और जो पहले से बुनियादी ढांचा परियोजनाएं अर्थात ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, मिल करके भारी तबाही ला सकते हैं। वही हुआ भी। जलाशय प्रेरित भूकंपीयता,
भूकंप व बांध में पानी जमा होने और उसे छोड़ने के बीच एक मजबूत संबंध होता है। कोयना और वारणा क्षेत्र संभवतः जलाशय प्रेरित भूकंपीयता का सबसे अच्छा उदाहरण है। कोयना और वारणा जलाशय दक्षिण महाराष्ट्र क्षेत्र में भूकंप के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्होंने 5 दशकों में कई भूकंपों का अनुभव किया है। भूकंपों की यह श्रृंखला इस क्षेत्र में बांधों के निर्माण के बाद देखी गई है, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है। लोगों का विस्थापन, बड़े बांधों के निर्माण के कारण भूमि का जलमग्न होना और बड़े पैमाने पर लोगों का विस्थापन एक प्रचलित मुद्दा है, जिसकी अक्सर अधिकारियों द्वारा अनदेखी की जाती है। हीराकुंड, भाखड़ा नागल और टिहरी जैसे बांधों के निर्माण ने कई परिवारों को विस्थापित कर दिया था, जिनमें से कई का पुनर्वास नहीं किया गया। पुनर्वास के बाद भी आजीविका के अवसरों की कमी और रहने की खराब स्थिति देखी जाती है। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी संरचना सरदार सरोवर बांध 3 लाख से अधिक परिवारों को विस्थापित कर चुका है। पुराने बांध अधिक खतरनाक होते हैं, तो पुराने बांध जर्जर हो जाते हैं, उनकी सुरक्षा को ज़्यादा खतरा होता है। टेक्नोलॉजी हो सकता है अच्छी यूज़ न हुई हो उसमें, तो पुराने बांध अधिक सुरक्षा जोखिम वाले होते हैं। इनके रख रखाव की लागत अधिक होती है और अवसादन के कारण कार्यक्षमता में गिरावट देखी जाती है। इस संदर्भ में दिए गए कुछ आंकड़े निम्नलिखित हैं। जैसे विश्व स्तर पर वर्ष 2025 तक 1115 से अधिक बड़े बांध लगभग 50 साल पुराने हो जाएंगे। चीन, अमेरिका और भारत ऐसे देशों की सूची में शीर्ष पर हैं जिनके पास बड़े बांध अधिक संख्या में हैं और ये 50 साल पूरे करने वाले हैं या कर चुके हैं। चीन अकेले ही विश्व के बड़े बांधों का 40% भाग रखता है, जिनकी औसत आयु 45 वर्ष है। एक नए अध्ययन से पता चलता है कि भारत में 4407 बड़े बांध हैं, जिनमें से 1000 से अधिक बांध वर्ष 2025 तक 50 वर्ष तथा इससे अधिक के हो जाएंगे। भारत में 209 बांध 100 साल से अधिक पुराने हैं। इनका निर्माण तब किया गया था जब डिजाइन और सुरक्षा मानदंड मौजूदा स्तर से काफ़ी नीचे थे, टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जल विद्युत जलाशय ग्रीन हाउस गैसों की महत्वपूर्ण मात्रा का उत्सर्जन करते हैं। ये प्रश्न भी आया था और लोगों को, देखिए कई चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। प्रीलिम्स में आता है कि निम्न में से ग्रीन हाउस उत्सर्जन कहाँ कहाँ से होता है, तो निश्चित रूप से जो जल विद्युत या जलाशय हैं वहाँ से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है। क्या होती है? जलवाष्प एक ग्रीन हाउस गैस है, ये आपको नहीं भूलना चाहिए। बांध के पीछे इकट्ठा पानी एक अप्राकृतिक स्थिर झील का निर्माण करता है, जो अक्सर वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुँचाता है। पानी में मौजूद बैक्टीरिया इन पौधों को विघटित करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन उत्पन्न होती है, जो कि शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें हैं। तो न सिर्फ जलवाष्प बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैसें भी उत्सर्जित होती हैं। जलाशय से उत्पन्न मीथेन विमानन क्षेत्र के जलवायु प्रभाव की तुलना में जलवायु परिवर्तन के सभी मानवीय कारणों के 4% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। कुछ मामलों में समान बिजली उत्पादन की स्थिति में जल विद्युत परियोजनाएं कोयले द्वारा उत्पादित बिजली की तुलना में अधिक उत्सर्जन कर रही हैं, ध्यान रखिएगा। यह चोपड़ा कमेटी जिसकी अभी चर्चा हुई, सर्वोच्च न्यायालय के 13 अगस्त 2013 के स्वतः संज्ञान के आदेश के बाद अक्टूबर 2013 में पर्यावरण और वन मंत्रालय, अब पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जिसका नाम हो गया है, द्वारा समिति का गठन किया गया था। समिति ने सुझाव दिया किसी भी पनबिजली परियोजना को पर हिमनद क्षेत्र में नहीं बनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें शिथिल हिमनद मलबा पाया जाता है जो नीचे की ओर जाने पर विनाशकारी हो सकता है। इस समिति ने समुद्र तल से 2200 से 2500 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पनबिजली परियोजना के निर्माण पर भी आपत्ति जताई थी। आगे क्या होना चाहिए? तो व्यवहार विकल्प क्या हो? सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएं, जो कि ऊर्जा के व्यवहार विकल्प हैं, जो अथाह मात्रा में हमें उपलब्ध हैं और इनका अभी तक उपयोग नहीं किया जा सका है, इस पर हमको जोर देना चाहिए। हालांकि बांध के संचालन में सुधार और इस तरह के बुनियादी ढांचे के लिए अधिक उपयुक्त स्थानों का पता लगाना भी समाधान का हिस्सा होना चाहिए। साथ ही भारत को ग्रिड को संतुलित करने के लिए ऊर्जा संग्रहण, बैटरी और हाइड्रोजन जैसी तकनीकों पर ध्यान देना चाहिए। चूँकि ये प्रौद्योगिकियाँ आर्थिक रूप से व्यवहार या वहनीय हैं, इसलिए ये बड़े बांधों की स्थिति को और कमज़ोर कर देंगे। इसके अलावा बांधों का समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए। यह स्पष्ट है कि नए बांधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मौजूदा परियोजनाओं के बेहतर प्रदर्शन किए जाने की जरूरत है। इनकी क्षमता
ताकि ज़्यादा हो सके, जो पहले थी पहले से पहले की तरह हो सके, सक्षम हो सकें। इसके अलावा भारत को अपने वृद्ध बांधों का, जो बूढ़ी हो चुकी, जो बहुत पुरानी हो चुकी है, लागत लाभ विश्लेषण कर उनकी परिचालन और पारिस्थितिक की सुरक्षा के लिए समयबद्ध समीक्षा करनी चाहिए। देखना चाहिए लागत लाभ विश्लेषण क्या होता है कि कितनी लागत लग रही है, लाभ क्या उसके अनुपात में हो रहा है। इसी आधार पर कोई परियोजना आगे जारी रखी जाए या न रखी जाए, इस पर भी विचार हो सकता है। अगर लागत ज़्यादा है, संकट ज़्यादा है, आशंकाएं ज़्यादा हैं और लाभ न के बराबर है, तो उसको खत्म करने पर ही ज़्यादा भलाई है। 50 साल सभी बांधों के लिए एक परिभाषित उम्र नहीं है, क्योंकि यह डिजाइन, निर्माण और रखरखाव जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है। एक अच्छी तरह से निर्मित और बेहतर रखरखाव वाले बांध का जीवन काल 100 वर्षों का या इससे भी अधिक का हो सकता है। हालांकि 50 साल वह उम्र होती जब एक बांध पर उम्र बढ़ने के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं, अवसाद काफ़ी जमा हो जाते हैं। कुछ मामलों में गेट और मोटर्स जैसे बांध घटकों को 30 से 50 साल के बाद बदलना पड़ सकता है। WCD हो सकता है पूरे बांध को पुनर्निर्मित करने की आवश्यकता न पड़े, कुछ मशीनरी जो उसमें लगी हुई है उसको ही बदलने की आवश्यकता पड़े। WCD द्वारा अनुशंसित कदम, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन डैम्स, विश्व बांध आयोग बांधों से उत्पन्न मुद्दों के समाधान के उपाय के लिए 7 चरणों को सूचीबद्ध करता है। इसमें कौन कौन चीज़ें शामिल हैं, तो किसी भी बांध के निर्माण के लिए व्यापक सार्वजनिक स्वीकृति प्राप्त करना, बांधों के विकल्पों की खोज, मौजूदा संरचनाओं का इष्टतम उपयोग, नदी बेसिन स्तर पर पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और बहाली, प्रभावित लोगों के हक को मान्यता देना, लागू नियमों का अनुपालन, सीमा पार नदियों पर क्षेत्रीय सहयोग। विश्व बांधों पर आयोग के बारे में अगर बात करें तो WCD एक वैश्विक बहुहित धारक निकाय है, जिसकी स्थापना दुनिया भर के बड़े बांधों की प्रभावशीलता और प्रदर्शन की जांच करने के लिए विश्व बैंक और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUCN द्वारा 1998 में किया गया था। WCD ने नवंबर 2000 में भारी वित्तीय, पर्यावरण, मानव लागत तथा बड़े बांधों के निराशाजनक प्रदर्शन पर अपनी ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की। यह पाया गया कि बड़े बांधों के निर्माण के कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त हुए हैं। वहीं उन्होंने 20वीं शताब्दी में लगभग 40 से 80 मिलियन लोगों को जबरन स्थापित किया था। इन लोगों ने अपनी भूमि और घरों को अक्सर बिना किसी मुआवजे के बांधों के कारण खो दिया। मुल्ला पेरियार बांध का मामला ये एक महत्वपूर्ण मामला है, आ भी सकता है और आप उदाहरण भी दे सकते हैं। संदर्भ क्या है? मुल्ला पेरियार बांध केरल का एक गुरुत्वाकर्षण बांध है जो 126 साल पुराना बैराज है। इसने अपने 50 साल के जीवन को खतरनाक स्तर पर समाप्त कर दिया है, अर्थात 50 साल का जो स्तर था वो पूरा कर चुका है। यह बांध पश्चिमी घाट में स्थित है, जो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान निर्मित पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य के निकट है। एक गुरुत्व बांध वह होता है या गुरुत्वाकर्षण बांध वो होता है जो अपने वजन और प्रतिरोध द्वारा पानी का सामना करने के लिए बनाया जाता है। जब रोके गए पानी द्वारा बल लगाया जाता है तो बांध के आधार का वजन और चौड़ाई बांध को नष्ट होने से रोकते हैं। ये इस तरह से डिजाइन होता है। किसी बांध को न केवल इसकी उम्र के कारण बल्कि एक स्वीकृत भूकंपीय क्षेत्र, अर्थात किस जोन में भूकंप के किस जोन में आता है, कितने खतरनाक जोन में आता है, स्थापित होने के लिए भी खतरनाक माना जाता है। अगर भूकंप जोन वो खतरनाक स्थिति में है तो निश्चित रूप से वो बांध आने वाले समय में खतरा बन सकता है। बांध का क्षय, तो केरल सरकार ने 2006 और 2011 के बीच हाइड्रोलॉजिकल समीक्षा अध्ययन किया, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि मुल्ला पेरियार बांध अनुमानित अधिकतम बाढ़ सीमा को पार करने के लिए सुरक्षित नहीं है। IIT रुड़की और IIT दिल्ली दोनों ने इस बात को क्षय होने लायक माना है, खत्म होने लायक माना है। हालांकि मुल्ला पेरियार बांध जो त्रावणकोर की पूर्व रियासत, जिसे अब केरल में सम्मिलित कर लिया गया है, और ब्रिटिश सरकार के बीच एक पट्टा समझौता द्वारा विरासत में मिला था, उसको सेवा मुक्त करने का तमिलनाडु राज्य ने कड़ा विरोध किया है, क्योंकि तमिलनाडु को इससे जल प्राप्त होता था सिंचाई के लिए। इस पट्टे से तमिलनाडु को बांध का संचालन करने और प्रतिवर्ष सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए 640 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पश्चिमी घाट के पहाड़ों में सुरंग के माध्यम से प्राप्त होता है, जो दोनों राज्यों के बीच एक दीवार का निर्माण करती है। तो मैटर ये था कुल मिलाकर के ये वाला कि केरल में जहाँ ये बांध स्थित है, खतरा उत्पन्न करता है, खतरे की आशंका है, इसलिए केरल चाहता है कि जल स्तर जो है इसका वो कम रहे, कम से कम रहे। वहीं तमिलनाडु
में लगभग 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर ये इस नदी को, खासकर पेरियार नदी को, मुल्ला पेरियार बांध को वहाँ की जीवन रेखा माना जाता है। तो तमिलनाडु चाहता है जल स्तर इसका ऊंचा रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बीच का रास्ता निकालते हुए 139 या 139.5 फीट करने की अनुमति दी है, या करने का एक प्रकार से निर्देश दिया है। तमिलनाडु ये डिमांड करता रहा है कि इसकी जो जल स्तर जो है इसका लगभग 142 फीट करने की अनुमति दी जाए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये कुल मिलाकर विवाद है। इसी के बीच ये विवाद अभी भी चल रहा है, आगे भी आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि विवाद चलता रहेगा। अभी गुरुवार को एक का ही मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया 139.5 करने का इसका जल स्तर। तो ये था आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, और डेली 10 बजे हम किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो या फिर परंपरागत, चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा, जो आपके अति संभावित होगा परीक्षा में आने के लिए। बाकी आप चाहें तो ये सारी PDF संपूर्ण कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम कार्यक्रम से जुड़ करके। डिटेल्स जय हो स्टडी टेलीग्राम ग्रुप पे दे दी गई हैं। आप व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9453775039 पे व्हाट्सअप करके भी कोर्स की डिटेल ले सकते हैं। समाजशास्त्र और लोक प्रशासन ये 2 वैकल्पिक विषय भी उपलब्ध हैं, आप चाहें तो उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं कम समय में अच्छी तैयारी करने के लिए। और आंसर राइटिंग, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप अवश्य ज्वाइन करें, ताकि उत्तर लेखन न सिर्फ आप करें बल्कि लोगों के साथ करें जो ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं। काफ़ी लोग साक्षात्कार भी दे रहे हैं, उनको भी मेंस देना है, वो भी आंसर राइटिंग करेंगे। जब तक परिणाम नहीं आ जाता है तब तक तो करना ही है। अगर चूँकि SDM बनने के लिए हर कोई देता है, चाहे सिलेक्शन हो जाए, SDM नहीं हुआ दोबारा देना है तो भी आपको उनका साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, गाइडेंस मिलेगी सबकी। ठीक है, तो ये डेली 10 बजे वाला देखना ना भूलें आप लोगों के लिए काफ़ी ये लाभदायक है। इसका प्लेलिस्ट भी हमने बना दिया है। बीच में बीमारी की वजह से आप लोगों को 4-5 दिन वीडियोस नहीं मिल पाए, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।